हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो मैंने आप लोगों को कल इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाई थी, बहुत सारी करवाई थी मैंने। आई होप आप लोगों ने घर पर पढ़ी भी होंगी, ठीक है ना। अब वो तो खत्म हो गई, अब हम कुछ इसकी एक दो रिएक्शन और बच रही है, उन पर बात करते हैं। तो कल इलेक्ट्रॉन्स ने मैंने सारी करवाई थी। नीचे मैंने रायमंड मान की आपको मैकेनिज्म भी करवा दी थी, क्रिया विधि भी करवाई थी, ठीक है ना। अब देखते हैं अगली, उसको नंबर 1 कर लेना भाई, है ना। दूसरे नंबर की विक्रिया, अब हम क्या करवाना चाहते हैं, इसका अपचयन करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं भाई? रिडक्शन करवाना चाहते हैं। किसका? पायरोल का रिडक्शन करवाना चाहते हैं। ये लो भाई, पायरोल को मैंने बना लिया, ठीक है। दो प्रकार से मैं इसका अपचयन करवाना चाहता हूं। पहले मैंने क्या दे दी इसको, पहले मैंने इसका अपचयन करवा दिया जीटी के साथ में, मैंने क्या दे दिया CH3COOH दे दिया। यहां से कितने हाइड्रोजन मिलेंगे आपको? दो हाइड्रोजन मिलेंगे। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना भाई। ये मैंने वापस से क्या लिख दिया, पायरोल को लिखा, ठीक है ना। अब देखो, इस बॉन्ड को तोड़ा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। इस बॉन्ड को भी तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन देते हुए ऊपर की तरफ क्या बना लिया भाई? बॉन्ड बना लिया। दो हाइड्रोजन है, यह एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आया और बॉन्डिंग कर ली, दूसरा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर आया और बॉन्डिंग कर ली। तो हमें कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? आगे मैंने इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दी? फोस्फोरस के साथ में, HI के साथ में करवा दी। यहां से वापस से आपको कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? दो हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को तोड़ो, एक बॉन्ड इसका फ्री होगा, एक बॉन्ड इसका फ्री होगा। एक हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो और एक हाइड्रोजन को आप इधर की तरफ जोड़ दो। तो यह जो पिरोल है ना, यह कंप्लीटली सैचुरेशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कंप्लीटली किसमें चला जाएगा? यह सैचुरेशन में चला जाएगा। ये तो वो थी। अब मैंने क्या किया, इसका अपचयन करवा दिया निकल के साथ में। किसके साथ? निकल के साथ। निकल के साथ जब आप इसका रिडक्शन करवाओगे तो आपको एक बार में कितने हाइड्रोजन मिल जाते हैं? 4 हाइड्रोजन। दो तो इस पर लगेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। मतलब जो चारों के चारों, मतलब जो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड है ना, वो एक ही बार में पच गए। एक ही बार में सब के सब क्या हो गए भाई? रिड्यूस हो गए। इस तरह से आप पेरोल का अलग अलग तरह के रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में अपचयन करवा सकते हो, ठीक है। फटाफट से रिएक्शन लिखो। नाम क्या लिखोगे? एक तो 2 पर जोड़ा मैंने और एक कहां जोड़ा? 5 पर जोड़ा, तो लिख दो 2,5 डाइहाइड्रो। ऐसे ही सिखाया था मैंने आप लोगों को नाम लिखना, 2,5 डाइहाइड्रोपायरोल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? मैंने बोला था कि कंप्लीट सैचुरेशन हो तो पर का यूज कर लो, पर हाइड्रो पायरोल। और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? पर हाइड्रो पिरोल। जल्दी कर लोगे, पर हाइड्रो पिरोल। और ये तो पिरोल है ही सही, ये होगी दूसरी। करने के बाद अगली लिखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब हम किसके साथ में विक्रिया करवाना चाहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ में विक्रिया करवाना चाहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? ऐसा अभिकर्मक जिस पर कौन सा आवेश हो? माइनस आवेश हो। अभी तक हम किसका अटैक करवा रहे थे? प्लस वाले का। अब हम किसके साथ में विक्रिया करवाना चाहते हैं? ई, मतलब ऐसा अभिकर्मक जिस पर कौन सा आवेश होगा? माइनस आवेश होगा, उसके साथ में हम क्रिया करवाना चाहते हैं। ऐसा अभिकर्मक कौन होता है भाई? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ऐसा कौन होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कुछ इस प्रकार का गुण होता है, जो गुण हमें चाहिए यहाँ पर वह किसके अंदर होगा?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वह प्रॉपर्टी होती है। ये लो भाई, मैंने क्या ले लिया है वापस से, पायरोल ले लिया, इसके पास एक हाइड्रोजन है ही सही, किसके साथ में क्रिया करवा दी मैंने, RMgX के साथ में। आपको पता है ये माइनस और ये प्लस, ये यहां से H प्लस और ये R, बोलो कौन बाहर निकल गया, RH बाहर निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन को देकर गया होगा, ये माइनस, इस माइनस पर कौन अटैक करेगा, मैग्नीशियम अटैक करेगा, मैग्नीशियम अटैक करेगा और कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। बोलो जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। ठीक, अगली कंडीशन में मैंने इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दी भाई, CO2 के साथ में। ये क्या लिख दिया मैंने, CO2 के साथ में मैंने इसको गर्म कर दिया। गर्म करने से हुआ क्या, आप जानते हो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो होता ही है, ये तो आपको सभी को ही पता है। किया क्या मैंने, इस हाइड्रोजन को मैंने इस नाइट्रोजन पर जोड़ा, जोड़ दिया, ये लो जोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ पर मैंने इस CO2 को जोड़ा कुछ इस प्रकार से, COO एक बॉन्ड फ्री है, इस बॉन्ड से मैंने किसको जोड़ दिया, मैग्नीशियम को जोड़ दिया। बोलो इस कहानी में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर जोड़ा, ठीक है ना, इस CO को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, बदले में एक बॉन्ड फ्री था उसका, उससे मैंने पीछे किसको जोड़ दिया, मैग्नीशियम और X को जोड़ दिया। आगे इसका क्या करवा दो आप, जल अपघटन करवा दो। कैसे जल अपघटन होता है भाई, ये H और ये OH, बोलो यहाँ से कौन बाहर निकल गया, Mg के साथ X तो साइंस ही और OH बाहर निकल गया, बदले में COOH, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पायरोल का हमने क्या बना लिया है, एसिड बना लिया पायरोल का, बोलो बन गया कि नहीं बन गया। क्या नाम होता है इसका, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिकम। कल भी आया था, फिर से आ गया, लिख लो। लिख लो रे, लिख लो जल्दी से, एक से करवाएंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारी करवा दी थी, सोडियम से भी करवाई थी आपको पहले, और उसके बाद मैंने सोडा माइड से भी करवाई थी, याद करो याद करो याद करो, सोडा माइड से भी करवाई थी मैंने। तो आप चाहो ना तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो मैंने इसकी एसिडिक नेचर के अंदर करवाई थी ना, सोडा माइड NaNH2, उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्रिया करेगा ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ में, और इसकी सभी की सब अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे इसकी संरचना और इसकी एरोमेटिसिटी पर बात करेंगे भाई, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती होगी, और इसकी जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिकता है, वह कैसे होती होगी। पिरोल की संरचना तथा एरोमेटिकता। Structure of pyrrole, structure and aromaticity of pyrrole। अरे ये मार्कर में कितनी गरम हो गई है, मार्कर के कैसा हो गया। इसके होल भी छोटा हो रहा है, इंक भी ज्यादा इसकी। जल्दी टोपी डालो रे, जल्दी टोपी। एरोमेटिसिटी और स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं हम। अब एरोमेटिसिटी पहले पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब जब एरोमेटिसिटी की बात की जाती है, तब तब किसके नियम को काम में लिया जाता है, हकल के नियम को काम में लिया जाता है। हकल आएगा अगर आप एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हो। हकल क्या कहता था, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम इसकी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं याद दिलाता हूं आपको हकल क्या कहता है। हकल बहुत सारी बातें कहता है, उनमें से ना कुछ बातें हमारे, कुछ नहीं सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज,
अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है तो पहली चीज वह चक्रीय होना चाहिए, साइक्लिक हो। दूसरी चीज वह प्लेनर हो, समतलीय हो। तीसरी चीज उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। अगली चीज इनका क्या होना चाहिए, अनुनाद होना चाहिए। अनुनाद को अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइजेशन। मतलब 4n पाई+2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन या विस्तारीकरण होना चाहिए। अनुनाद को अगर छोटी भाषा में बोलोगे आप तो अनुनाद ही है, लेकिन आप अब फाइनल ईयर में आगे बड़े स्टूडेंट हो गए, अब आप छोटी मोटी लैंग्वेज को थोड़ा नहीं यूज करोगे यार, अच्छी लैंग्वेज को यूज करोगे। तो अनुनाद को थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, विस्तारीकरण, डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं। तो अब से हम जहां जहां अनुनाद आएगा वहां वहां किसको काम में लेंगे, विस्तारीकरण को काम में लेंगे, डीलोकेलाइजेशन बोलेंगे हम, डीलोकेलाइजेशन। दिमाग में हमारे क्या चलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अनुनाद हो रहा है, एक ही चीजें दोनों पे दोनों। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। चेक करना शुरू करते हैं। अगर कोई कंपाउंड चारों कंडीशन को फॉलो कर देगा तो बोलेंगे हम एरोमेटिक है, अगर नहीं करेगा तो फिर बोलेंगे हम एरोमेटिक नहीं होगा भाई कंपाउंड। चलिए भाई पिरोल को बनाते हैं। पिरोल क्या ऐसा दिखता है क्या, पहली चीज क्या यह चक्रीय है क्या, बिल्कुल चक्रीय है। नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। अब हमें समतलीय चेक करना है, प्लेनर चेक करना है। प्लेनर चेक करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पर जाना पड़ेगा। बताओ sp2 संकरण के अंदर ज्योमेट्री कौन सी बनती है, कौन सी ज्यामिति बनती है sp2 के अंदर, समतलीय ज्यामिति बनती है। अगर पिरोल के सभी परमाणु कौन से संकरण में हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो, sp2 संकरण में हो, तो सबके सब प्लेनर होंगे, एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। तो ओवरऑल पिरोल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाएगी, प्लेनर हो जाएगी, समतलीय हो जाएगी। तो किसी भी कंपाउंड को अगर प्लेनर के लिए चेक करना है ना, तो आपको सिर्फ यही देखना है क्या उसका प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है क्या। उसका अगर ईच एटम sp2 हाइब्रिड होगा तो डेफिनेटली होल कंपाउंड भी प्लेनर होगा। प्लेनर अगर एक भी कंपाउंड sp3 या कुछ और हो गया ना, एक भी अगर हो गया ना बाहर sp2 के अलावा कुछ और हुआ, तो फिर आप उस कंपाउंड को प्लेनर नहीं बोलोगे। सबके सब परमाणु sp2 में होना जरूरी है, तो ही आप कंपाउंड को प्लेनर बोलोगे। हमें देखना आ चुका है, चलिए चेक कर देखते हैं। हम पिरोल के पास पहुंचे। आप जानते हो पिरोल में हर कार्बन एटम के पास एक एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। sp2 के लिए मुझे कितने Lp प्लस सिग्मा की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है। गिनो भाई, एक सिग्मा यहां से चेक करता हूं मैं, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये तो पाई है, 3 सिग्मा है। बोलो sp2 आया कि नहीं आया, 1 2 3, ये भी sp2, 1 2 3, ये भी sp2, 1 2 3, ये तो पाई है ना, ये भी sp2। अब नाइट्रोजन के पास चलते हैं, 1 2 3 और 4। अगर हम Lp को शामिल करते हैं तो फिर 4 आएगा, अगर Lp को बाहर निकाल दें तो फिर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमने पिरोल की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी है हमने पिरोल की अनुनादी संरचनाएं। उन अनुनादी संरचनाओं से हमें साफ पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, मैं आपको पता लगवाता हूं। वापस से बनाइए पिरोल की अनुनादी संरचना। ये हो गया भाई पिरोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बनवाई थी, कैसे चलती थी। ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया, बोलो बगल वाले कार्बन पर कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों में बॉन्डिंग हो गई। बोलो नाइट्रोजन पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। अब बोलो, आपको ये तो पता है कि पिरोल में अनुनाद चलता है, ठीक चलता है अनुनाद। अब बताओ क्या यह Lp के लिए उपलब्ध रहा क्या, अरे उपलब्ध रहा क्या, नहीं रहा। तो फिर क्या इस Lp को हम शामिल कर सकते हैं क्या, अरे जो उपलब्धि नहीं है उसको क्या शामिल करेंगे, तो इसको हम शामिल नहीं कर सकते। तो मतलब कहेंगे कि कितने सिग्मा है केवल इसके पास, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा से वापस से कौन सा संकरण निकल कर आया, sp2 आया। तो सारे के सारे sp2 में हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि पिरोल प्लेनर नेचर का है, समतलीय है। दूसरा पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, क्या इसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन है क्या,
n का मान कुछ भी रख दो, 0 रखोगे तो 2 होने चाहिए, 1 के लिए 6 होने चाहिए और 2 के लिए 10 होने चाहिए, कुछ भी मिल जाए इनमें से मल्टीप्लाई गिनो भाई, 2 और 2 4। और अभी अभी हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन भी किसमें भाग लेते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं। अनुनाद में भाग लेने से यह किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पाई में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही डीलोकलाइजेशन होगा यह किसमें कन्वर्ट होंगे, पाई में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भी पाई मिलेंगे हमें, 2 2 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो ये कंडीशन भी हमने फुलफिल कर दी कि नहीं कर दी, कर दी। और चौथी कंडीशन तो अभी तक चीख कर ही बोल रहा हूं, इसके अंदर अनुनाद चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो इसके अंदर डीलोकलाइजेशन भी है, अनुनाद भी है, तो चौथी कंडीशन भी हमने फुलफिल कर दी। मतलब चारों कंडीशन पास हो गया पिरोल चारों कंडीशन में। अब क्या बोलोगे कि हकल के नियम के अकॉर्डिंग पिरोल कौन सी नेचर का होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा, एरोमेटिक प्रकृति का होगा। अगर एरोमेटिक प्रकृति का होगा तो फिर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी होगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दी, दोबारा करने में हमारा क्या जाता है, थोड़ा सा टाइम जाएगा, कर देते हैं। आप लोग चाहो तो प्रीवियस से कॉपी पेस्ट मार सकते हो, मेरे पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे तो वापस से लिखना ही पड़ेगा। चलो भाई कॉपी पेस्ट मान लो फटाफट से, पीछे से कॉपी पेस्ट मारो। ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया तो ये माइनस, ये प्लस, और माइनस में क्या हो गई, बॉन्डिंग, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा था से ये हाइड्रोजन। अगली कंडीशन में क्या हुआ भाई, अरे बोलते जाओ यार, अब रुकना नहीं है आप लोगों को। ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया, ये प्लस और ये माइनस में बॉन्डिंग, इस प्लस को हमने छेड़ा ही नहीं और ये यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अगली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जाएगा, आगे की तरफ बढ़ा, इधर की तरफ, ये माइनस और ये प्लस और माइनस में बॉन्डिंग, ये बॉन्ड बिल्कुल ऐसा ही था, इसको हमने छेड़ा ही नहीं। अगली कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां पर टूटेगा भाई, नाइट्रोजन पर, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आया, ये प्लस और माइनस दोनों में बॉन्डिंग हो गई और ये माइनस और प्लस दोनों कैंसिल आउट। बताओ पिरोल की अनुनादी संरचना होगी कि नहीं होगी, अनुनादी संरचना होगी। और मैंने इसकी रेजोनेटिक एनर्जी भी लिखवाई थी आप लोगों को, कितनी लिखवाई थी मैंने, 21 किलो कैलोरी पर मोल इसकी रेजोनेटिक एनर्जी होती है। बोलो होती है कि नहीं होती, तो मैंने बोला था कि मैं आपको प्रूव करवाऊंगा कि पिरोल कौन सी नेचर का है, एरोमेटिक नेचर का। अब बोलो, अब आने वाले जितने भी कंपाउंड आगे होंगे सब में आप लोग खुद से चेक कर सकते हो क्या, बिल्कुल चेक कर सकते हो। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हम किसी भी कंपाउंड को चेक कर सकते हैं कि वह एरोमेटिक है या वह एरोमेटिक नहीं है। आई बात समझ, इसको कर डालो फटाफट से, टॉपिक लिखो, लिखो टॉपिक, लिखो भाई। पिरोल चक्रीय, पिरोल की संरचना चक्रीय होती है, पिरोल की संरचना चक्रीय होती है। इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु, इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित होता है, sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित होता है, sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित होता है। अतः पिरोल समतलीय होता है, अतः पिरोल समतलीय होता है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण पाया जाता है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण पाया जाता है। अतः हकल के नियमानुसार पिरोल एरोमेटिक प्रकृति का होता है, हकल के नियमानुसार पिरोल एरोमेटिक प्रकृति का होता है। इसकी अनुनादी ऊर्जा 21 किलो कैलोरी पर मोल होती है, इसकी अनुनादी ऊर्जा 21 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इसकी अनुनादी संरचनाओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स बनाइए, ओनली स्ट्रक्चर्स, जल्दी से छपाई मारो, आप लोग लिखो। स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल इज साइक्लिक,
each carbon atom and nitrogen atom of pyrrole, each carbon atom and nitrogen atom of pyrrole is in sp2 hybridized form, sp2 hybridized form. So pyrrole is planar, pyrrole is planar, ठीक है, pyrrole is planar. Next, in pyrrole, delocalization of 6 pi electron also present. So according to Huckel's rule, it is aromatic in nature. Resonating energy of pyrrole is 21 kilocalorie per mole. 21 kilocalorie per mole. Resonating structures of pyrrole can be given as ठीक है, ये तो हमने एरोमेटिसिटी की बात कर ली. अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर. अभी हमने बोला कि इसके सभी परमाणु कौन सी हाइब्रिड फॉर्म में होते हैं, sp2 हाइब्रिड फॉर्म में है. sp2 है मतलब p के दो ही p काम आए, तो एक p जो कि कौन सा होगा, pz. बताओ pz इसके पास होगा कि नहीं होगा, pz इसके पास होगा और कैसा होगा, वैकेंट होगा, वैकेंट. उसको हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं. ये इसके पास p है तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, इसके पास भी इस प्रकार से और इसके पास कुछ इस प्रकार से. सभी परमाणुओं के पास एक एक pz ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा, तल के लंबवत होगा. ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, सबके पास में pz ऑर्बिटल है. आई बात समझ में, सबके पास pz ऑर्बिटल है. बताओ कार्बन के पास, इसको मैं तोड़ दूं, कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं तोड़ दूं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास. इसको मैंने ब्रेक कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास. सभी कार्बन परमाणुओं के पास इस पीजेड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन. बोलो है कि नहीं है, है. अब ये पीजेड क्या करता है, आपस में अतिव्यापन करेगा. ऊपर वाली लोब के साथ में अतिव्यापन करेगी और नीचे वाली लोब के साथ में अतिव्यापन करेगी, ओवरलैपिंग करेगी. कैसे करेगी मैं दिखाता हूं. इसने इसके साथ कर लिया, इसने इसके साथ कर लिया, फिर इसने इसके साथ, इधर इसने इसके साथ कर लिया और इसने इसके साथ कर लिया. ऊपर ओवरलैपिंग होगी, सेम टू सेम. इस नीचे वाली लोब ने नीचे वाले के साथ, फिर इसने इसके साथ, इसने इसके साथ कर ली और इसने इसके साथ कर ली और इसने इसके साथ कर ली. तो देखो ऊपर की तरफ भी ओवरलैपिंग हो गई, नीचे की तरफ भी ओवरलैपिंग होगी. तो पाइरोल के अंदर होता क्या है, दो तरह की रिंग बनती है. देखो ये पाइरोल पूरा का पूरा प्लेनर हो गया, पूरा का पूरा प्लेनर हो गया पाइरोल. मैंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, पाइरोल को मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया. अब देखो पीजेड है, एक पूरी की पूरी रिंग ऊपर की तरफ बनी होगी चार्ज की, है ना. यहाँ पर चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का विस्तारीकरण होगा. इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, डीलोकेलाइज होंगे, विस्तारीकृत होंगे. तो एक रिंग तो ऊपर की तरफ बनेगी और सेम टू सेम एक रिंग कहां की तरफ बनेगी भाई, नीचे की तरफ भी बनेगी. जिसको हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, ये एक रिंग तो मैंने कहां की तरफ बना दी, ऊपर की तरफ बना ली. ठीक है, एक रिंग मैंने कहां की तरफ बना दी, ऊपर की तरफ बना दी. इस तरह से 3D में बनाओगे ना. ये एक रिंग तो मैंने ऊपर की तरफ बना दी और एक रिंग ये तो ऊपर वाली है और एक रिंग कहां की तरफ होगी भाई, नीचे की तरफ भी होगी. कुछ इस प्रकार से एक रिंग कहां होगी, नीचे की तरफ भी होगी. ठीक है ना. अब इनको भर दो भाई. ये देखो मैंने क्या भर दिए, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भर दिए. इस तरह से इसके अंदर क्या बनेगी भाई, रिंग बनेगी, रिंग. 3D में बनाई है मैंने, 3D में. इस तरह से क्या होगी इसके अंदर रिंग, और एक रिंग ये नीचे की तरफ होगी.
यार बिंदिया भी की थी, क्या टाइम लगा रही है भाई। इस तरह से क्या बन जाएगा भाई, अब मस्त लग रहा है मेरे को भाई। तो यही तो कमाल है पेंटिंग का, पेंटिंग करते चीजें चमक जाती है, चमक। और आप लोग तो पेंटिंग के उस्ताद, आप लोगों से भारी पेंटिंग कौन कर सकता है। देखो भाई, और इसके अंदर सभी कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन भी है, इस हाइड्रोजन को भी लगा दो, यह हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, इधर भी एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर भी एक हाइड्रोजन है, सेम टू सेम इधर की तरफ भी एक हाइड्रोजन, ये इधर की तरफ भी एक हाइड्रोजन, ये यहाँ की तरफ भी एक हाइड्रोजन। ये ऊपर है ना, तो इसको ऊपर रखना, हाइड्रोजन को अंदर से निकालना भाई, ताकि पिक्चर मस्त आए। ये यहां से ऐसे करके, जैसे मैंने निकाला, मस्त मस्त ऐसे करके, ऐसे करके निकाला। देखो अब लग रहा है 3D एकदम मस्त। ये हाइड्रोजन, और ये तो ऊपर से जाना चाहिए भाई, क्योंकि रिंग नीचे की तरफ है ना, इस तरह की बताओ, एक रिंग ऊपर की तरफ, एक रिंग नीचे की तरफ, बताओ चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। यही होती इसकी स्ट्रक्चर, लिख लो फटाफट। अगली लाइन से लिखो, पिरोल में प्रत्येक कार्बन परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु, पिरोल में प्रत्येक कार्बन परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित होता है, sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित होता है। अतः प्रत्येक परमाणु के पास एक असंकरित pz कक्षक, एक असंकरित pz कक्षक तल के लंबवत उपस्थित होता है, तल के लंबवत उपस्थित होता है। ठीक, यह पीजेड कक्षक, इस पीजेड कक्षक में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस पीजेड कक्षक में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन, जबकि नाइट्रोजन परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यह पीजेड कक्षक आपस में अतिव्यापन करके बंध का निर्माण कर लेता है। इस अतिव्यापन के फलस्वरूप होने वाले इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को इस अतिव्यापन के फलस्वरूप होने वाले इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। बना लो दोनों स्ट्रक्चर। इन pyrrole all carbon atom and nitrogen atom present in sp2 hybrid form, present in sp2 hybrid form। So each atom has one pz, one unhybrid pz orbital perpendicular to plane, perpendicular to plane। In this pz orbital, carbon have 1 electron and nitrogen has 2 electron, carbon have 1 electron and nitrogen has 2 electron। This pz orbital overlap to each other। Due to this overlapping, resulting delocalization of electron, can be shown as, बना लीजिए दोनों स्ट्रक्चर।
जल्दी से वीडियो को पॉज करो और स्ट्रक्चर को बनाओ, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बना के एक नोट लिखो। ये नोट क्या कहता है, इस बात को मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल इसके अंदर नोट लिख लो आप एक। या फिर मैं जब समझाऊंगा ना तभी लिखवा दूंगा, ठीक है ना, हटाओ मत लिखो। या फिर मैं जब, क्योंकि इसके अंदर जो लिखवाने वाला हूं उसमें फ्यूरेन का भी, फ्यूरेन भी आएगी और थायोफिन भी आएगी, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं फ्यूरेन और थायोफिन पढ़ा दूंगा ना, तो उधर फिर लास्ट में लिखा दूंगा। फिर फ्यूरेन और थायोफिन पढ़ाने के बाद में लास्ट में लिखा दूंगा फिर इस नोट को, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों लिखवाया है और कैसे लिखवाया है। तो बाद में लिखेंगे हम। इससे के साथ पिरोल खत्म हो गया। अब क्या डालो भाई, फ्यूरेन। फ्यूरोल के बाद में अगला कंपाउंड क्या पढ़ेंगे हम, फ्यूरेन पढ़ेंगे। फ्यूरेन, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर क्या होती है ये आप लोग जानते ही हो। क्या करना है, नाइट्रोजन को हटा के क्या फिक्स कर दीजिए, ऑक्सीजन को फिक्स कर दीजिए। बोलो क्या बन गई, फ्यूरेन बन गई। यह भी एरोमेटिक नेचर का होता है पिरोल की तरह। इसकी जो रेजोनेटिक एनर्जी होती है ना, वो कितनी होती है भाई, इसकी अनुनादी ऊर्जा, इसकी अनुनादी ऊर्जा होती है, अनुनादी ऊर्जा होती है कितनी, 17 किलो कैलोरी पर मोल। फटाफट से टॉपिक डालो और स्ट्रक्चर लिख लो जल्दी से, जल्दी करो भाई और करके लिखो। बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, यही काम होता है हमारा, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। 3 तरह के मेथड से हम फ्यूरेन को बना सकते हैं। कौन कौन से मेथड से, बोर्ड पर देखते रहिए। सबसे पहला है म्यूसिक एसिड से। हमने म्यूसिक अम्ल को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब म्यूसिक अम्ल कैसा होता है ये आप लोग जान चुके हो। म्यूसिक अम्ल से, म्यूसिक अम्ल से, म्यूसिक एसिड। देखो भाई कैसा होता है म्यूसिक एसिड, बोर्ड पर देखो, पहले भी आ गया और ये लो फिर से आ गया। ये कार्बन, ये कार्बन, इधर की तरफ OH, यहां पर H, ये H, और ये क्या हो गया भाई, OH हो गया। इधर की तरफ कार्बन, इधर की तरफ कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये COOH, और ये क्या हो गया OH, सेम टू सेम, ये OH और ये हो गया COOH, और ये क्या हो गया H। बोले ऐसा ही होता था कि म्यूसिक अम्ल, जाकर देख लो पिरोल के अंदर ऐसा ही होता था, ठीक है। इसको मैंने पहले गर्म कर दिया, पहले गर्म करने से होगा क्या, यहां से H2O, यहां से H2O, और यहां से H2O, और इधर से कौन निकल जाएगा, CO2 बाहर निकलेगा। 1 2 3, 3 तो क्या निकल गए इसके अंदर, H2O निकल गए, और एक कौन निकल गई, CO2 निकल गई। तो देखो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन सीधा किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। कार्बन से जुड़ेगा तो फाइनल जो स्ट्रक्चर मिलेगी ना हमें, ये कुछ हमें इस तरह की मिलेगी। मोनो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और इधर की तरफ भी एक हाइड्रोजन है। यह हाइड्रोजन सीधा कार्बन पर ट्रांसफर हुआ, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है भाई, COOH जुड़ा हुआ है। आगे इसको भाई क्या करना है, जब एक बार गर्म करोगे ना तो आपको केवल एक ही CO2 बाहर निकलेगी। जब आप इसको कॉपर के साथ फर्दर गर्म करोगे, फर्दर गर्म करोगे तो ये दूसरी CO2 यहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यह हाइड्रोजन भी का ट्रांसफर हो जाएगा, कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा, और फाइनल हमें क्या स्ट्रक्चर मिली, CH, और ये CH, और ये CH। डबल बॉन्ड तो नहीं गया, ये डबल बॉन्ड, ठीक है भाई, ये डबल बॉन्ड, और इधर की तरफ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बताओ फ्यूरेन बना कि नहीं बना, फ्यूरेन बन गया। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं फ्यूरोइक एसिड, या इसको क्या बोलते हैं, 2 फ्यूरोइक एसिड। दूसरी स्थिति पर है ना, दूसरी स्थिति पर 1 2, दूसरी स्थिति पर है ना, इस वजह से इसको कौन सा अम्ल बोलते हैं,
फ्यूरोइक अम्ल बोलते हैं इसको, फ्यूरोइक अम्ल, 2 फ्यूरोइक एसिड। ठीक, जल्दी से कर लो। नंबर 1 आंसर म्यूसिक अम्ल से, जल्दी करो भाई। कर लिया? अगला मेथड लिखो। अब हम किससे बनाना चाहते हैं भाई इसको? परफ्यूरेन से। परफ्यूरेन दिखता कैसा है ये मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पर बना दिया। इस तरह का जो होता है मतलब दूसरी स्थिति पर एल्डिहाइड को लगा दो तो किसका निर्माण हो जाएगा? परफ्यूरेल का निर्माण हो जाएगा, परफ्यूरेल का। इससे बनाने के लिए आपको क्या करना है? मैंगनीज क्रोमेट के साथ, मैंगनीज क्रोमेट और जिंक क्रोमेट के साथ में इसको गर्म कर दो। कितने टेम्परेचर पर? 673 केल्विन टेम्परेचर पर आप इसको गर्म कर दीजिए। गर्म करने से होगा क्या? यह कार्बन, ये हाइड्रोजन, बोलो कार्बन और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो। कौन बाहर निकल गई? सीओ बाहर निकल गई। कार्बन ऑक्सीजन को बाहर निकाला, सीओ बाहर निकली। यह हाइड्रोजन कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? यह हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया यहां पर। तो बताओ H जुड़ गया, H जुड़ गया तो आपको फाइनली क्या मिल गई भाई? फ्यूरेन मिल गई, फ्यूरेन। तो ये इस तरह से आप किससे बना सकते हो? परफ्यूरेन से। इसकी उपस्थिति में गर्म करोगे तो CO बाहर निकलेगी और H ट्रांसफर होकर क्या बन जाएगा? फ्यूरेन बन जाएगा। लिख लो, ये होता है परफ्यूरेन। लिख लो जल्दी से। ये दूसरी विधि हो गई। अब अगली विधि है पोल नोड संश्लेषण। पहले भी पढ़ी थी हमने, वापस पढ़ेंगे। पोल नोड, पोल नोड सिंथेसिस। जल्दी से टॉपिक डालोगे। ठीक, पोल नोड में क्या लेते थे हम? 1,4 डाइकीटोन लेते थे, याद आया? क्या लेते थे हम पोल नोड के अंदर? 1,4 डाइकीटोन लेते थे। देखना 1,4 डाइकीटोन को मैं कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूं क्या? ये मैंने कीटोन लगा दिया, ये हो गया R, इधर भी मैंने लगा दिया कीटोन और ये हो गया R। बोलो 1 और 4 डाइकीटोन हो गया कि नहीं हो गया? सेम टू सेम मैंने कहा लिया था, पिरोल के अंदर भी लिया था। इसको क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, पहले इसमें क्या करवा दो? टोटोमेरिस में करवा दो, चला वायोटा करवा दो। कैसे होगी भाई चला वायोटा? ये बॉन्ड इधर की तरफ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आया, सेम टू सेम बॉन्ड इधर की तरफ गया, हाइड्रोजन कहां पर ट्रांसफर हुआ? यहाँ पर। देखना ध्यान से क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो डबल बॉन्ड और इस ये हाइड्रोजन कहां आ जाएगा? ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो यह CH और यह CH डबल बॉन्ड इस कार्बन पर क्या आ गया? OH आ गया। सेम टू सेम डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पर कौन आ गया है भाई? OH आ गया है। यहाँ पर R लगा हुआ है ही सही, इधर की तरफ R लगा हुआ है ही सही। बोलो ऐसा बना कि नहीं बना? बना ना? बना ना ऐसा? इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैसे? देखो ध्यान से, इस R को मैंने इधर की तरफ कर दिया और OH को मैंने यहाँ की तरफ कर दिया। सेम टू सेम कहानी मैंने यहाँ भी बोली, इसको मैंने इधर की तरफ कर दिया और OH को मैंने यहाँ की तरफ कर दिया। अब क्या करना है आपको? वही इसको गर्म कर दो, किसके साथ में? P2O5 के साथ में गर्म कर दो। होगा क्या भाई? यहां से H और यहां से OH, बोलो कौन बाहर निकल गया? H2। ऑक्सीजन सीधा कार्बन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन सीधा कार्बन से जुड़ेगा तो बोलो पिरोल का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इधर की तरफ R, इधर की तरफ R, ये ऑक्सीजन सीधा कार्बन से जुड़ गया। बोलो क्या बन गई? फ्यूरेन बन गई, फ्यूरेन। बोलो क्या बन गई? फ्यूरेन।
तो इस विधि से हमने क्या किया, पोल नोड से भी हमने फ्लोरीन का निर्माण कर लिया है। जल्दी से लिख लो 1,4 डाइकीटोन। ठीक है, 1,4 डाइकीटोन। और ये क्या होगी, दूसरी पर और पांचवी स्थिति पर मैंने क्या लगा दिया, एल्किन लगा दिया, तो 2,5 डाई एल्किन फ्यूरेन। जल्दी से लिख लो भाई। इसी के साथ बनाने की विधियां हो गई खत्म। अब हम इसकी रासायनिक गुणों की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से करोगे। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया। सेम टू सेम कहानी देखो। उसमें भी हमने ऐसे ही किया था और इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो रिएक्शन रिपीट होगी, कंडीशन भी वही रहेगी, बहुत सारी रिएक्शन की तो देखना भी। इसलिए तो मैंने बोला था आप लोगों से कि आप लोग घर पे पढ़ लोगे ना तो आने वाले जितने भी कंपाउंड है ना सबकी तो आप खुद से निकाल लोगे। बस थोड़ा बहुत अंतर होगा जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब एक ही जैसा होगा तो फिर क्या होगा, मजा क्या आएगा फिर पीने का, आई मीन करने का। क्या टाइम हो गया, कोई नहीं गल्ला, कोई गल्ला नहीं। कल पढ़ते हैं। फिर भी सुन तो लो, सुनने में क्या बुराई है, सुनने में बुराई क्या है आप लोगों की। कल डायरेक्ट लिखवा देंगे फिर उसमें क्या होगा। देखो भाई, मैंने आप लोगों को पिरोल में बताया था कि जिस तरह से पिरोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया देता है ना, सेम टू सेम उसी प्रकार से फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया देता है। जैसे यह देता था वैसे ये देता है। ये कौन कौन सी स्थिति पर देता था, 2 और 5 पर, तो ये भी कौन सी स्थिति पर देगा, 2 और 5 पर देगा। क्यों देता था, क्योंकि इन दोनों की कंडीशन में कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलती थी, 3। उसी प्रकार से यहाँ भी इन दोनों की कंडीशन में कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलेगी, 3 मिलेगी। अब आप जानते हो यहाँ पर अटैक करने से तो 2 ही मिलती है, जब यहाँ पर अटैक करेगा तो 3 मिलेगी। 3 की स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी और हम इसको कर भी लेंगे। जब यहाँ करेंगे तो 2 ही बनेगी। पिरोल बिल्कुल पिरोल की तरह है, कुछ नहीं करना। इस नाइट्रोजन को हटाओ और वहां पर किसको डाल दो, ऑक्सीजन को डाल दो, तो जितने भी मैटर है ना वो पिरोल वाला इसके लिए कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरीन के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी सेम ही कहानी है। अब एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, अब हम इन दोनों की तुलना करना चाहते हैं। ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, पिरोल की होती है या फ्लोरीन की होती है, ये हम तुलना करेंगे। और ऐसे ही आते क्वेश्चन। देखो भाई, फ्लोरीन में ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण आप लोगों को पता है अभी अभी जब मैंने इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई थी तो इस पूरी रिंग में कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया था, माइनस आवेश उत्पन्न हो गया था। जैसे मैंने भी पिरोल की थी, सेम टू सेम कहानी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। उसमें भी कौन सा आवेश आ गया होगा भाई, माइनस आवेश आ जाएगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का। पिरोल में माइनस था तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगता है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो बताओ इस वलय के बाकी परमाणु के पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ खींचेगा, तो इस वलय के बाकी परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन घटेंगे। इलेक्ट्रॉन घटेंगे मतलब माइनस घटेगा। अब आप किसी E+ का अटैक करवाओगे तो बताओ इसकी तुलना में कम होगा कि नहीं होगा, होगा। दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम लगेगा तो इस फ्लोरीन की रिएक्टिविटी घट जाती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युतता ज्यादा होने के कारण यह माइनस को खींचता है। इसी वजह से फ्लोरीन की क्रियाशीलता कम होती है, पिरोल की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। आप ही जानो कि यहाँ पर देखो माइनस ज्यादा है तो
अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा ई प्लस के प्रति, अट्रैक्शन ज्यादा है तो फटाफट से ई प्लस आएगा और अटैक कर जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घट गए तो माइनस भी घट गया, माइनस घट गया तो अट्रैक्शन भी घटेगा, आकर्षण भी घटेगा। अब बताओ यहाँ तो आकर्षण ज्यादा था, यहाँ आकर्षण घट गया तो थोड़ा देरी से आएगा, देरी से आएगा तो देरी से ही प्रोडक्ट बनाएगा। इसी वजह से पिरोल ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है फ्यूरेन की तुलना में। ये रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। इसकी कम क्यों हुई? ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन घट गए। अब आप लोग बताएं जो ई प्लस है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले पर पहले अटैक करेगा, कम पर वाले पर बाद में अटैक करेगा, सीधी बात है। ये हम कल आते ही लिख देंगे भाई, आज हमने समझ लिया, कल हमारे लिखने का काम है। इसकी भी वही कहानी है, वो जो सारी रिएक्शन की थी ना हमने लाइन से, उन लाइन से इसके लिए भी करेंगे हम, बस 2-4 कंडीशन बदलेगी, बाकी तो सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, कल पढ़ते हैं, कल मिलते हैं।